अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और T20 वर्ल्ड कप की तारीख के बेस्ट मैचेस में से आज एक मैच हुआ साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का। पहले मैच टाई हुआ 187, दोनों ने स्कोर किए। उसके बाद सुपर ओवर हुआ, सुपर ओवर भी टाई हुआ। उसके बाद दूसरा सुपर ओवर भी इंतहाई सनसनीखेज रहा और आखिरकार साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मैच में कामयाबी हासिल की और अफगानिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में अब तकरीबन उनका सफ़र जो है वो ख़त्म हो गया। कोई मुआवजा ही उनको बचा सकता है। 2 मैचेस उन्होंने खेले, न्यूजीलैंड से हार गए, साउथ अफ्रीका से हार गए और अब उनका मैच आई थिंक यूएई और कनाडा से है। और वो अगर जीत भी जाएं तो फिर भी दूसरी टीमों पर बहुत ज़्यादा उनको डिपेंड करना पड़ेगा। कोई मुआवजा ही उनको बचा सकता है। क्या क्या गलतियां की अफगानिस्तान ने, क्योंकि जो मैच था, मेन मैच था, वहाँ पर भी उनकी टीम जीत रही थी, हार गई। फिर सुपर ओवर था, वहाँ पर भी जीत रही थी और उसके बाद वो टाई हो गया। लेकिन जो तीसरा सुपर ओवर था, 4 बॉलों पर 4 छक्के चाहिए थे, 3 छक्के लग चुके थे। एक वाइड बॉल हुई, एक गेंद पर 5 रन दरकार थे, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज आखिरी गेंद पर छक्का या चौका नहीं लगा सके। चौका भी लगा देते तो एक मरतबा फिर ये सुपर ओवर टाई हो जाता। कामरान मुजफ्फर हमारे साथ रोज़ाना की तरह मौजूद है। सबसे पहली बात, मैच पे आते हैं, लेकिन ये नबी को भेजने का क्या काम था? दूसरा जो सुपर ओवर हुआ है, भाई आपका एक इनफॉर्म बैटर है, उसने इनिंग्स खेली है मैच में, फिर उसके बाद सुपर ओवर में अच्छा खेला है। आते के साथ ही उसने दूसरे सुपर ओवर में 3 छक्के लगा दिए। ये राशिद खान को क्या हुआ? ये तो मुझे सबसे बड़ा जिम्मेदार वही है, मुझे तो लगता है इसकी। बॉलिंग ऑन कर रहे थे केशव महाराज, हाँ ठीक है, लेफ्ट आर्म। और अगर आप अफगानिस्तान की जो लाइनअप देखें, उसके अंदर जिसे कहना चाहिए ना कि टॉप का या बेस्ट स्पिन बैशर कौन है, वो नबी ही हैं। और उनकी अगर आप बैटिंग लाइनअप में भी देखें तो स्पिन को टैकल करने, लेकिन आप डे भी तो देखते हैं ना, नबी ने बैटिंग में कुछ नहीं किया है ना, कोई उनका कंट्रीब्यूशन था इस पूरे मैच के अंदर। भाई वो गुरबाज पूरे दिन हो गया उसको खेलते हुए, 2-3 दफ़ा उसकी बैटिंग आ गई है और वो इतना अच्छा खेल रहा है, आप उसको नहीं भेज रहे। और उसने आते ही प्रूव किया कि आपने गलत डिसीजन लिया है। ये वो तो देखिए, वो तो अब आप हाइंडसाइड के अंदर तो आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में डिसीजन सही था। अगर आपको याद हो, अभी एशिया कप में दुनीत वलालगी को जिन्होंने एक ओवर में 4 या 5 छक्के लगा दिए थे, तो वो नबी को, अगर हम नबी को अगर वो नहीं भेजते और अगर ये 10-12 रन बना के अगर आउट हो जाते तो फिर वो सवाल ज़्यादा अहम हो जाता और ज़्यादा उसको शोर था कि नबी होते हुए आपने नबी को क्यों नहीं भेजा। नबी गए, वो परफॉर्म, वो मतलब वो नहीं कर सके, वो एक अलग चीज़ है। और उसके बाद जिसका डे था उसने रन कर दिए, तो ये तो होता है। फिर अगर हम यही बात करें आखिरी गेंद के ऊपर, जब इतना मुश्किल काम सारा का सारा कर लिया, तो आखिरी गेंद पर गुरबाज चौका ही लगाना था सिर्फ, हालांकि वाइड भी हो गई थी, चौका ही लगाना था, फिर सुपर ओवर हो जाता, फिर सुपर ओवर हो जाता। तो और अभी हम देख रहे होते वो सुपर ओवर, अभी वही दोबारा चल रहा होता। तो देखिए, ये तो क्रिकेट का खेल है। क्रिकेट में इस तरह से यही इसकी अनसर्टेनिटी, यही इसकी ब्यूटी है। तो ये राशिद खान देखें, अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान के बेस्ट बॉलर हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये सवाल आपका ज़्यादा अहम है जो आप करने आ रहे हैं। दोनों सुपर ओवर में बॉलिंग करने नहीं आए वो, मतलब डर गए या अजमत को ओवर दे रहे हैं? भाई अजमत से लाख दर्जे अच्छे आप बॉलर हो यार। आपने आखिरी दफ़ा राशिद खान को पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए कब देखा था? नहीं, वो मुझे लगता है डरते हैं वो, ये आप कह रहे हैं के बाद ही आते हैं। ये आप कह रहे हैं। लेकिन जो बात है, जो नजर आया मैच में, राशिद खान यूजुअली आप उनको डेथ में बॉलिंग करते हुए नहीं देखेंगे, आप इनको मिडिल में करके पावर प्ले में आप बॉलिंग करते हुए नहीं देखेंगे। तो ऐसी जगहों के ऊपर राशिद वैसे भी बॉलिंग नहीं करते, चाहे कोई भी फॉर्मेट, मतलब लीग खेल रहे हो, इंटरनेशनल खेल रहे हो। आपका पूरा वर्ल्ड कप दाव पे लगा हुआ है भाई। अगर कैप्टन फ्रंट से लीड नहीं करेगा तो कौन करेगा फिर? आप ये सवाल अगर मुझसे करते तो मैं आपसे बगैर चूं चुना के मैं आपसे उसी वक्त एक्सेप्ट कर लेता। नबी वाले सवाल के ऊपर तो मैं आपसे एग्री नहीं करता, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। आगे आपके शायद वो डेविड मिलर से डरे हुए थे, जो एक चीज़ है कि डेविड मिलर ने आना था। ट्रिस्टन स्टब्स और ब्रेविस या कोई भी और, मेरे ख्याल में राशिद, क्योंकि हमने देखा हुआ है इवन जो सुपर ओवर्स की तारीख में सिर्फ एक ही मिडिल ओवर हुआ है और वो सुनील नारायण ने किया था। तो जो इस तरह के जो बॉलर्स होते हैं उनके पास ये चांस होता है, आप ले सकते थे। ख़ास तौर पे जब आपने 18 रन डिफेंड करने थे, वहाँ आप कर सकते थे। 17 रन की जो चीज़ थी तो, लेकिन वो मेरे ख्याल में वही डर गए कि मिलर वो कर देगा। उनको ये समझ में नहीं आया कि मिलर पेसर के ऊपर, कोई भी अफगानिस्तान के पास जो पेसर्स हैं वो कोई भी इस लेवल के नहीं है कि जो मिलर को पेस के ऊपर बीट कर सकें, और वही हुआ। अब ये दूसरा भी सुपर ओवर खेला, पहले में तो उनको एक ही बॉल खेली उन्होंने, दूसरे में जो उनको 2 बॉलें मिली, 2 छक्के उन्होंने लगा दिए। टेक्निकली तो उन्होंने एक तरफ कर दिया था, लेकिन मैच हुआ नहीं एक तरफ। ये ज़्यादा बड़ा अहम सवाल है कि राशिद, नूर क्रेडिट जाता है
गुरबाज को क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उन्होंने फाइट की, ऑल द प्लेयर्स जिन्होंने आज परफॉर्म किया। लेकिन ये जो एक दो गलत डिसीजन होते हैं कैप्टन के, वो आपको जो है ना ले डूबते हैं। और मुझे लगता है कि जो 2 गलत डिसीजन आज राशिद खान ने लिए हैं, वो तो मैच में ही जीत जाते हैं, सुपर ओवर पहला वाला ही जीत जाते हैं अगर खुद आ जाते बॉलिंग। यार आप 24 रन डिफेंड करने या 24 रन 17 रन डिफेंड करने, आप एक दुनिया के सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट में विकेटें लेने वाला बॉलर जिस टीम में हो और वो सुपर ओवर कराने ना आए, मतलब ये समझ में आने वाली बात नहीं है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा T20 विकेटें हैं उनकी, समझ में आने वाली है, डिफेंडेबल नहीं है ये। इसको हम डिफेंड नहीं कर सकते। और वाकई ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि राशिद खान इस तरह के बॉलर हैं जिनका प्रेशर बहुत होता है। फजल फारूकी का या अजमतुल्लाह का इतना प्रेशर कभी भी कोई भी साइड, ब्रेविस, उनको नसीम शाह ने मार दिए थे 2 छक्के यार। मैं वो सिर्फ जाना नहीं चाह रहा था। तो मतलब ये कि पेस और वो चीज़ थी। और आप देखें कि फजल फारूकी ने भी अच्छा खासा करके आखिर में वो स्टप से जो उन्होंने शॉट्स वो कर लिए, तो डेविड ब्रेविस तो दूसरे सुपर ओवर के लिए वो नहीं थे, वो बैटिंग पे नहीं आ सकते थे। तो मुझे वाकई वो नहीं समझ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो राशिद खान ने कहा कि अपनी टीम को फाइनल में देख रहे हैं वो। अब कहाँ देख रहे हैं? अब तो कोई मौजज़ा ही बचा सकता है, क्योंकि 2 मैच हार गए, 2 बाकी हैं। नहीं, I don't think so कि कोई चांसेस हैं। 99% चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर हम टेबल भी देख लें, पॉइंट्स टेबल अगर लग जाए, हाँ पॉइंट्स टेबल अगर हम वैसे भी अगर हम उनकी वो करें तो यहाँ पर इनके पास न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान का तो हमें पता है। बाकी यूएई एक मैच इन दोनों में से लाजमी जीतना था अगर सुपर 8 में जाना था, क्योंकि 3 वे टाई करने के लिए। अब वो न्यूजीलैंड से भी वो बड़े, अब अफगानिस्तान का चैलेंज ये है कि वो न्यूजीलैंड से बड़े मार्जिन से हार गए, और उसके बाद इस मैच में नेट रन रेट 0 है, क्योंकि टाई हुआ टेक्निकली, मतलब वो तो हो गए। तो अब इनको तो नेट लॉस हुआ है। अगर ये मैच जीत भी जाते यहाँ से और 3 वे टाई हो जाता तब भी इनको लॉस होता, क्योंकि यहाँ पे रन रेट में उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। और उनको अभी वो कैचअप नहीं कर पाते उनसे वो, लेकिन 2 मैचेस उनके पास यूएई और कनाडा के होते हैं। अभी हम न्यूजीलैंड में थे जब 187 टाई हुआ, तो वो आखिरी गेंद पे रन आउट हुए थे, तो अफगानिस्तान ऑल आउट हुआ है, साउथ अफ्रीका ऑल आउट नहीं हुआ था। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, वो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन रूल बहस वाला तो है ये रूल। क्या? क्योंकि 99 में साउथ अफ्रीका की टीम बाहर हो गई थी इसी वजह से। नहीं, वो इस वजह से सेमीफाइनल, नहीं, वो इस वजह से बाहर नहीं हुई। नहीं, साउथ अफ्रीका ऑल आउट हुआ था और ऑस्ट्रेलिया नहीं, वो इस वजह से नहीं हुआ। नहीं, वो मैं रूल था लेट 80s तक, मुझे याद पड़ता कि 91 तक ये रूल था। 99 तक था, मुझे याद है। नहीं, मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें, अर्ली 1991 तक तो मुझे याद है कि फॉलन विकेट्स काउंट होते थे, लेकिन उसके बाद ये रूल चेंज हो गया था कि फॉलन विकेट्स काउंट नहीं होंगे, ठीक है। और जो 99 के वर्ल्ड कप में जो साउथ अफ्रीका बाहर हुआ था, वो इसलिए कि सुपर 6 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया हुआ था, वो मैच टाई ही कंसीडर हुआ है। और उसके बाद जो फाइनल में जाने का, कि वो टाई ब्रेकर इन द सेंस कि जो फाइनल में जाने का फैसला हुआ, उससे बुरा रूल है, सुपर 6 में हराया हुआ है तो क्या हुआ? अब सुपर ओवर आ गया ना, उस ज़माने में सुपर ओवर नहीं होता था। हाँ, तो उस टाइम पे तो है वो, तो जो अगर क्रिकेट इवॉल्व हुई है 92 के वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड एक बॉल में 22 रन उनको टारगेट मिल गया था, तो वो भी एक बड़ा मज़े का रूल था कि उसमें जो आपके जो सबसे वर्स्ट ओवर्स थे वो निकाल दिए जाते थे। तो ये भी रूल्स तो इवॉल्व हुए। अफगानिस्तान ठीक है, बायलैटरल सीरीज़ में बहुत अच्छा खेलते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। आईसीसी इवेंट्स में जो इनकी परफॉर्मेंस है वो कोई ठीक है, आज बहुत अच्छी फ़ाइट की है उन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ाइट की है, लेकिन आईसीसी इवेंट्स में हम देखते नहीं इनको कि कहीं आगे जा रहे हैं, फाइनल खेल रहे हैं, सेमीफाइनल खेल रहे हैं, अभी तक नहीं देखा ऐसा कुछ। इमरान, कल भी शायद हमारी बात हुई थी, 1-2 दिन पहले हम इतने शोज़ कर रहे हैं कि कभी यार ये भूल जाते हैं कभी ये बात हुई थी। तो मैंने यही चीज़ कही थी कि अफ़गानिस्तान की टीम पे जो एक अपवर्ड सर्च था, जो हमने देखा 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर, पाकिस्तान को हराया, उससे पहले एशिया कप में बहुत नियर आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान को जो हराया था तो वो आउट ऑफ नोवेयर हरा दिया था, नहीं। एशिया कप जो हुआ था 2023 का, उसके अंदर भी पाकिस्तान को बड़े करीब आए थे, नसीम शाह ने बचाया था। उसके बाद भी 2022 के वर्ल्ड कप में आसिफ अली वाली इनिंग्स थी। तो क्रंच मैं क्रंच मोमेंट पे कोलैप्स कर जाता। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि वो इनका एक सर्च चल रहा था 2021 से लेके 2023 तक, फिर 2024 में भी ये T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल गए, लेकिन उसके बाद से कोई डिप आया है इनकी ओवरऑल क्रिकेट में। क्योंकि मैं आई वाज अ बिट लकी कि मैंने जो राइजिंग स्टार है, जो दोहा वाला, कतर वाला जो टूर्नामेंट था वो भी कवर किया, और उसके बाद जो अभी अंडर 19 एशिया कप हुआ है वो भी कवर किया, जो ट्राई नेशन थी उसमें भी देखा, और फिर जो अंडर 19 के भी कुछ इवेंट्स में वो भी देखें। तो मसला ये कि जो एक अपवर्ड कर्व चल रहा था, कुछ अनसेटल्ड लग रहा है अफगानिस्तान का जो सेटअप था। जो हम एक चीज़ वो कहते थे ना कि वो उनकी स्पिरिट ऐसी थी जिससे वो जो टैलेंट था उससे ऊपर की परफॉर्मेंस देने में कामयाब होते थे।
वो चीज़ अब नज़र नहीं आ रही। अब ये लड़के ज़्यादा टैलेंटेड हैं, सदीकुल्लाह अतल बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, दरवेश रसूली बहुत टैलेंटेड है, अज़मतुल्लाह मेरे ख्याल में मुझे बहुत पसंद है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स है इस वक्त क्रिकेट में। और देखें आज भी उसने ग्लिम्पसेस दिखाई, लेकिन वो जो एक पावर पंच होता है, गुरबाज को मैंने बहुत अरसे के बाद इतनी तेज़ बैटिंग करते हुए देखा है। आज पूरे दिन में 102 रन बनाए 46 गेंदों के ऊपर। अगर हम उनकी मेन इनिंग्स मिला लें, वहाँ पे 42 गेंदों पे 84 रन 200 के स्ट्राइक रेट से, और यहाँ पे 4 बॉलों पे 18 रन। तो 102 रन 46 गेंदों के ऊपर 221 के स्ट्राइक रेट से आप पूरे दिन में खेल रहे हैं। ये गुरबाज को मैंने बहुत अरसे के बाद देखा। तो समहाउ वो जो एक इनकी जो कोहेसिवनेस थी अफगानिस्तान की, वो कुछ रिजल्ट नहीं जनरेट कर पा रही है। बिल्कुल, और कोचेज़ भी इनके काफ़ी अरसे से, मेरे ख्याल है जोनाथन ट्रॉट भी काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं इनके साथ। दीगर ऑप्शंस पर भी हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद ये गौर करें। खैर, बैड लक अफगानिस्तान, अब तकरीबन इनका जो वर्ल्ड कप में सफ़र है वो ख़त्म हो गया है। आज इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान सुपर लीग का ऑक्शन भी चल रहा है, जिसको बिल्कुल ही हम भूल गए क्योंकि मैच इतना अच्छा हो रहा था। तो उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और पाकिस्तान टीम ने T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली। USA को, जिसे कहा जा रहा था कि इसने 24 में भी पाकिस्तान को हरा दिया था, तो थोड़ा डर सा महसूस हो रहा था कि कहीं पाकिस्तान की टीम फिर से ना हार जाए और टूर्नामेंट से पहले ही आउट ना हो जाए। लेकिन एक बड़ी विक्ट्री, पाकिस्तान ने 32 रन से कामयाबी हासिल की। बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, बैटर्स ने अच्छे बड़े रन्स किए, और जो सबसे अच्छी चीज़ थी, फील्डिंग बहुत शानदार थी पाकिस्तान की। रिपोर्ट देखते हैं और फिर आकर पाकिस्तान USA के मैच पर बात करते हैं। कोलंबो में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के 12वें मैच में पाकिस्तान ने USA की दावत पर पहले बैटिंग की तो ओपनर्स ने 54 रन्स का आगाज फराहम किया। साइम अयूब 19 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि कप्तान सलमान आगा स्कोर में 1 रन का इजाफा कर सके। फिर साहबजादा फरहान और बाबर आजम ने 81 रन्स की शराकत लगाई। फरहान ने करियर की 9वीं निफ्स सेंचुरी स्कोर की, साथ में T20 इंटरनेशनल में 1000 रन्स का संगे मील भी उबूर कर लिया। बाबर आजम ने तेज खेलते हुए 32 गेंदों पर 46 रन स्कोर किए। साहबजादा फरहान 41 गेंदों पर धुआंधार 73 रन्स की इनिंग्स खेल गए। उनकी शानदार इनिंग्स में 5 छक्के और 6 चौके शामिल थे। आखिर में शादाब खान का भी बल्ला खूब चला, 12 गेंदों पर 30 रन्स बना दिए। पाकिस्तान का स्कोर मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 190 रन्स रहा। USA की जानिब से शेडले वॉन ने 4 विकेटें हासिल की। जवाब में USA की 3 विकेटें 69 रन्स पर गिर गईं। शायान जहांगीर 49 और मिलिंडा कुमार ने 29 रन्स बनाए। शोभाम रंजाने ने 51 रन्स की इनिंग्स खेली। USA की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों पर 158 रन्स बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से उस्मान तारिक ने 3 और शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की। 32 रन से फतह के साथ ग्रीन शॉट्स ने इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। ग्रुप में 4 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान टॉप पोजीशन पर पहुंच गया। रिपोर्ट आपने देखी पाकिस्तान टीम की शानदार कारकर्दगी। कामरान भाई, हम अगर इसको परफेक्ट मैच कहते हैं अगर शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग भी अच्छी होती। फास्ट बॉलर्स अभी तक कंसर्न है, पाकिस्तान का मुसलसल दूसरा मैच है। पहले मैच में भी इतनी अच्छी नहीं थी फास्ट बॉलिंग, दूसरे मैच में भी। लेकिन इसके अलावा अगर स्पिनर्स को देखें, फील्डिंग देखें, बैटिंग देखें, तमाम डिपार्टमेंट में एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। अच्छी कह सकते हैं, ज़बरदस्त नहीं कहेंगे। ज़बरदस्त नहीं कहेंगे, ज़बरदस्त नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए ये वो चीज़ें हैं, क्योंकि जब हारते हैं तो उस वक्त तो तनकीद की जाए तो वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा वो भी होता है। अभी जीते हैं, 32 रन से जीते हैं, अच्छी जीत है। पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, अच्छे मार्जिन से जीते हैं, लेकिन ये से बेहतर हो सकती थी और होनी चाहिए थी। किस एंगल में? बैटिंग में? बैटिंग में। अच्छा, बैटिंग में अभी जो पाकिस्तान की जो टेम्पलेट है वो वाटर टाइट नहीं है, जिसे कहा जाता है। और ये वो जगहें हैं जो आपको USA के ख़िलाफ़ या ऐसी टीम्स के ख़िलाफ़ लोअर रैंक या मिड रैंक टीम के सामने चल जाएंगी। टॉप रैंक टीम के सामने ये जो टेम्पलेट है ये नहीं चल पाएगा। आप कहना चाह रहे हैं बाबर नंबर 4 पे? बाबर नंबर 4 पे आए, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो जिस वक्त आए हैं इवेंचुअली उन्होंने 46 रन बना दिए 32 गेंदों के ऊपर, जो इनिंग अच्छी लगी। हाँ। लेकिन शुरू की 18 बॉलों में 15 रन बनाए हुए थे। हाँ। ये वो जगह है। टॉप रैंक साइड मौका नहीं। और एक ओवर आपको हरमीत का मिल गया, लेग स्पिनर का उन्होंने एक दी। इवन उस वक्त सिचुएशन ये हुई भी थी कि उनको फ्री हिट भी मिली है, और फ्री हिट के ऊपर भी वो टाइम नहीं कर पा रहे थे, या शुरू की 18 बॉलों में बाउंड्री कोई नहीं लगी है। अब मसला ये है कि यहाँ तो वो कवर अप कर गए क्योंकि उनको एक ओवर मिल गया। अब टॉप साइड के अगेंस्ट में अगर आपको ऐसा नहीं मिलेगा और आप इसी टाइप का स्कोर कर अगर आउट हो जाएंगे तो पीछे टीम के ऊपर क्या प्रेशर आएगा? मैं ये पूछना और उसका एक इमरान उसका एक नुकसान क्या हुआ है कि अगर आप उठा के देखें कि ठीक है वो सारी चीज़ें अच्छी हुई, उस्मान खान, फ़हीम अशरफ,
नवाज आपकी यूटिलाइज ही नहीं हुए। जब आप बैटिंग के साथ खेल रहे हैं तो आपने गेम अगर पकड़ा है तो आपने छोड़ना नहीं है। ये यूएसए थी जो आप 190 तक चलेगा और उसमें भी बहुत बड़ा क्रेडिट शादाब को जाता है। जो ये अगर आप उसमें देखें, ये आपके नज़र आ रहा है, जो शादाब ने 12 रन बनाए 30। ये आपके जो स्कोर है उसको उस बैंड में ले गया, वरना ये 170 के आसपास होता वो होता। अब आप ये सोचिए कि अगर वो घिसते पिटते हुए 158 और आप कह रहे हैं हमारी बॉलिंग बहुत शानदार थी, फील्डिंग बहुत शानदार थी, उसके बावजूद 158 आपने करवा दी है। वो इसलिए किए ना कि शाहीन को आपको रन्स देखे ना कितने पड़े हैं, शाहीन को रन्स कितने पड़े हैं आपके, 40 से ऊपर रन्स पड़े हैं। नहीं, वो अपनी जगह पर है। उसमें जो सिचुएशन है ना कि आप बॉलिंग में आपने 30 रन एक्स्ट्रा दिए, बैटिंग में आपने कम से कम 15 से 20 रन आपने कम बनाए जो स्टार्ट आपको मिला था। अगर वो चीज़ होती तो फिर मैं ज़बरदस्त कहता। जो मेरा और आपका जो है यहाँ पे, आप उस्मान तारिक की अगर बात कर रहे हैं, 4 ओवर में इन्होंने 36 रन दिए मेरे ख्याल में। कितने रन दिए हैं? 27 रन दिए, ठीक है। उन्होंने 27 रन दिए हैं। उसके बाद आप अगर और बाकी बॉलर्स की भी बात करें, शाहीन ने तो 4 ओवर में 42 दिए, अबरार ने 4 में 30 दिए। तो जो आपको परफॉर्मेंस कल जो आपको मैच जिता के गया है, और जिसे आप कह सकते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट जिसने खेली है, वो एक अकेला शादाब खान है। शादाब खान ने आपको बैटिंग में भी वो इम्पेटस दिया और उसके बाद बॉलिंग में भी। जब वो आए और जो उसके फ़ौरन बाद आपके 6 ओवर में 56 रन बने हुए थे आपके। पावर प्ले नेक एंड नेक था और सिर्फ 1 विकेट का डिफरेंस था। जो 5 में 54 थे, 5 में 54 थे, सॉरी। वो फिर उसके बाद एक वो हुआ तो एक ओवर अच्छा चला गया था। हाँ, उनका भी वो है कि आखिरी 6ठे ओवर में पाकिस्तान की 2 विकेटें गिनी थी। तो मतलब वहाँ पे दोनों टीमें बराबर थी। अच्छा, ये बाबर की आपने बात की ना और बैटिंग की बात की, वो ये बाबर की बात नहीं कर रहा मैं क्लियर कर दूं। लोग ये समझते हैं कि हम पॉइंट टेबल पे आते हैं। बाबर नहीं, मैंने जो नोट किया है वो उस टाइप के प्लेयर है नहीं जो वो बनना चाह रहे हैं। आप जब एक बॉल को अच्छी तरीके से टाइम करके प्लेस करके गैप में निकाल के खेल सकते हो, आप क्यों स्लॉगर बनने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, स्लॉगर नहीं बनना चाह रहे ना वो। स्लॉगर नहीं बनना चाह रहे। अगर आप मार रहे हैं, वो नहीं आ रही, मिडल नहीं हो रही, फ्री हिट कहाँ मार रहे हैं? फ्री हिट देखें नहीं, कहाँ मार रहे हैं? फ्री हिट तो देखें आप। कल का जो मेरा जो है, नहीं मुझे बताएं कल उन्होंने कौन सा टाइम वाला शॉट खेला? बाद में किए ना, नहीं खेला ही नहीं ना। शुरू की 18 बॉलों में स्लॉगिंग कर रहे हैं वो। शुरू नहीं, इमरान शुरू की जो 18 बॉलें हैं, उसके बाद 11 बॉलें, वो सिर्फ जो है वो स्पिनर पे ये कर रहे थे। आप मुझे बताइए, आज आपने मैच देखा गुरबाज का या किसी का भी, आप एटलीस्ट शॉट मारने तो जाते हैं। आप इस तरह से मतलब जो आप बल्ला अपना बंद करके, बल्ला वो करके बिल्कुल विकेट बचा के खेलने की जो सिचुएशन है, आप गेम में आगे गए हुए। अगर इस तरह से बाबर को इस तरह से खेलना है तो फिर आपको फ्लैक्सिबिलिटी अपने बैटिंग ऑर्डर में और करनी पड़ेगी। उस्मान खान नीचे गए ना कल, सिचुएशन के हिसाब से नवाज ऊपर आ गए लेफ्टी को लाने के लिए, तो बाबर का नंबर क्यों नहीं फिर वो हो सकता, ऊपर नीचे क्यों नहीं हो सकता? जब आप गेम में आगे थे, वहां से आपने कहते हैं ना पैर दबा के आपने रखना था। आपने रोकना नहीं था, उनको वापस आने की जगह दे दी। वो अच्छा ओवर मिल गया, अगर नहीं मिल्ता तो आप मुझे बताइए 175 उससे भी कम की भी हो सकती है। ये वो जगहें हैं जो इंप्रूवमेंट एरियाज हैं। जीते हैं, जीतने के ऊपर हम नुक्स नहीं निकाल रहे, लेकिन ये वो चीज़ है कि यहाँ से जैसा आपने कहा ना, ज़बरदस्त अच्छी थी, ज़बरदस्त नहीं थी। बॉलिंग में जितनी आपकी बॉलिंग और फील्डिंग की आप वो कर रहे हैं, आपको 130 रन से ज़्यादा नहीं बनाने देना चाहिए थे। कल जो प्री मैच में भी हम बात कर रहे थे, कल दिन में भी बात कर रहे थे कि अगर 130 रन से ज़्यादा हुए तो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज होगा। बिल्कुल, ये पॉइंट्स टेबल भी आपकी स्क्रीन पर है। 2 मैचेस खेल चुका है पाकिस्तान, पॉइंट्स टेबल तो तकरीबन सबसे ऊपर है पाकिस्तान, तकरीबन इररेलेवेंट हो चुका है, क्योंकि इंडिया का भी आप एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया पाकिस्तान के एक मैच के पॉइंट्स इधर उधर होंगे जो भी है। लेकिन उसके बाद जो एक और जो अहम चीज़ है वो नेदरलैंड्स और नामीबिया एक मैच जो है, नहीं नेदरलैंड्स अगर अपने दोनों मैच जीत जाए और पाकिस्तान नेदरलैंड्स इंडिया से क्यों नहीं जीत सकता? क्रिकेट है ये तो अब आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो मैथमेटिकली तो अभी भी ओपन है। हाँ, ओपन है, लेकिन मैं प्रोबेबली आपको बात कर रहा हूँ कि नेट रन रेट या पॉइंट्स टेबल ये जो है वो डिसाइड यूएसए बाहर हो चुका है। यूएसए तो तकरीबन यूएसए बाहर हो चुका है, क्योंकि अब उनका वो पाकिस्तान और इंडिया, खैर वो नेदरलैंड्स और नामीबिया से, लेकिन जो डिप्लीटेड साइड लग रही है। कल भी जो उनके टॉप परफॉर्मर में शुभम रंजने जो हैं वो एक टांग पे खेल रहे हैं, उनको जो इंजरी हुई थी। और ये वही वाला पॉइंट है कि ये हमारी जो बॉलिंग है, ये हमारी जो थिंक टैंक है, उससे सवाल होना चाहिए कि आपने बाकी सबको तो एक तरफ कर दिया, लेकिन एक बंदा जिसकी जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है उससे आप 50 करवा गए। ये कैसे हुआ? बिल्कुल, बात करते हैं इस पर, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद वापस प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और 2 मैचेस तो गुजर गए, लेकिन जो टफ चैलेंज है वो अब आने वाला है, और उसके लिए पाकिस्तान के पास 3 से 4 रोज़ हैं तैयारी के लिए।
कि पाकिस्तान की टीम एक बेहतरीन अंदाज में तैयारी करे और जो एशिया कप में हमने गलतियां की थी भारत के ख़िलाफ़ उस पर काबू पाकर भारत के ख़िलाफ़ मैदान में उतरा जाए। उनकी टीम तकरीबन सिमिलर है, इतनी कोई बड़ी चेंजेस नहीं उनकी टीम में, जो उनके मेन प्लेयर्स थे वो बरकरार हैं। तो कामरान भाई, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंडिया के ख़िलाफ़ एशिया कप में? जो हमने देखा कि क्रंच मोमेंट्स पर जो हमने गलतियाँ की हैं, जो मिस फील्डिंग, ख़ास तौर पर वो जो रन आउट मिस हुआ है, तो क्या क्या आप समझते हैं कि लूप होल्स हैं इन 2 मैचेस में जो भारत के ख़िलाफ़ हमें नहीं लेकर जाना चाहिए? पहली चीज़ तो बैटिंग ऑर्डर वो कुछ एडजस्ट हो गया, सलमान अली आगा ऊपर आ गए। और दूसरा भी हम जो पिछले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे, जो यूएसए वाले मैच में आपको मोमेंटम की तरफ जाना पड़ेगा। आप एशिया कप के भी मैचेस में हम देखें, वहाँ पे भी हमें दोनों मैचेस में, फाइनल में और वहाँ पे जो सुपर 4 का राउंड था, वहाँ पे दोनों में हमें स्टार्ट अच्छा मिला था। यूजुअली साइम के आउट होने के बाद स्टार्ट अच्छा मिला था, लेकिन मोमेंटम किल हुआ। वहाँ पे बाबर नहीं थे। अब ये जो मैं बात कर रहा था कि ये बाबर स्पेसिफिक बात नहीं हो रही है, ये पैटर्न रिलेटेड, टैम्पलेट रिलेटेड बात है। वहाँ पे आपने क्या किया कि आपने 2 मैचेस में देखा कि सलमान अली आगा। मैं आपकी बात में समझ नहीं पा रहा हूँ, आप चाह रहे हैं बाबर को हटाए भी नहीं नंबर 4 से, प्रॉब्लम भी है? प्रॉब्लम बाबर नहीं है। हाँ। प्रॉब्लम बाबर नहीं है। हाँ, फिर एशिया कप में बाबर नहीं था ना। हाँ। वहाँ पे आपके पास, आपके साथ क्या हुआ, आपको 10 ओवर में रफली 10 ओवर में 100 रन लगे हुए हैं आपके पास, ठीक है। सरफेसेज 100 से 160 की हैं। आगे आपने बैटिंग के लिए किसको भेजा वहाँ पर? सलमान अली आगा और हुसैन तलत को, ठीक है। वहाँ पे आपने नवाज को आपने प्रमोट नहीं किया। जो आपको एडवांटेज मिला हुआ था, सामने वाली टीम जो बैकफुट पे थी, आप वहाँ पे गेम किल करने के लिए नहीं गए, ठीक है। जैसे बॉलिंग में कहते हैं कि आप ऑल आउट के लिए जाएं, वहाँ बाबर नहीं थे, लेकिन टैम्पलेट यही थी। यहाँ पे आपने बाबर को उस जगह डाल दिया जहाँ पे उस एशिया कप में वहाँ पे हुसैन तलत और सलमान अली आ रहे थे, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटजी का, बैटिंग स्ट्रेटजी का फ्लॉ है, बाबर का स्पेसिफिकली नहीं है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप बाबर को ही रखें। बाबर ने रन भी कर दिए हैं, उनके शॉट्स भी लगे हैं, सब खुल के उनकी बैटिंग भी हुई है। उनको सिर्फ ये कहने की ज़रूरत है कि आपने जाके इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना है जितना वो ले रहे हैं टू गेट गोइंग। इतना डरने की नेदरलैंड्स के खिलाफ भी हमने देखा, वहीं से रन रेट हमारा डाउन हुआ था, जो विकेटें गिरी थी। दूसरे बैट्समैन आ रहे थे, मार रहे थे 18 गेंदों पर आई थिंक 15 रन उन्होंने स्कोर किए थे। सामने वाले बैट्समैन पे प्रेशर आता है, वो मार रहा था, आउट हो रहा था, और इस वजह से पाकिस्तान की विकेटें गिरी। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि ये जो है ना, ये इंडिविजुअल या प्लेयर स्पेसिफिक इशू नहीं है। काफ़ी लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन जो प्लेयर उस पोजीशन पे खेल रहा है उसको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा ना कि जो टीम की टेम्पलेट चल रही है वही मुझे फॉलो करनी है। तो ये अब वही चीज़ है कि जो ये क्रिटिकल चीज़ है। अब आप ये बताएं कि जब हुसैन तलत इस रोल में खेलते हैं, जब आगा खेलते हैं, तो वो भी यही करते हैं। हाँ, उसमें आपके मोहम्मद हारिस खेलते हैं, तब भी वो भी यही करते हैं। तो मसला प्लेयर्स का थोड़ी है, मतलब आपकी स्ट्रेटजी का, माइंडसेट का है। आप जो है वो 2 विकेटें गिरने के बाद आप ऑल आउट के डर में चले जाते हैं। इससे आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखें, अगर आप T20 क्रिकेट में आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप इनफ रन्स नहीं करेंगे तो आप मैच वैसे ही हार जाएंगे। और ख़ासकर ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसी चीज़ें आप मिडिल टियर की जो टीम्स हैं उनके साथ में तो आप निकल सकते हैं स्ट्रेटजी से, लेकिन आपको जहाँ इंडिया जो इस वक्त टॉप टीम है उसके अगेंस्ट आप ज़रा सा भी करेंगे, वहाँ पर आपको बॉलर्स भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जैसा आप उसके बाद टेक ऑन कर लें। जैसे हरमीत का एक ओवर मिल गया, इंडिया में से आप किसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप मुझे बताएं कि साजिदा फरहान ने वहाँ पे बुमराह को जो है वो नलीफाई किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आप बैट आउट नहीं कर सके इंडिया को। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी नहीं थी। आप जिस डर में थे, 2 विकेटें गिरी, आप शैल में चले गए कि यहाँ कहीं ऑल आउट ना हो जाए। नहीं, ऑल आउट होके करके भी आप मैच हारे हो ना। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा कि आप जाएं जब 8वें नंबर तक आप बैटिंग खिला रहे हैं, आपके पास शादाब मौजूद है, शादाब ने रन किए हैं, मशरफ ने आपको रन करके दे दिए, शादाब ने नवाज आपका रन कर रहा है, आपको किस बात का डर है? बिल्कुल, ये जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डर, खौफ जो है ऑल आउट होने का, ख़ास तौर पे पाकिस्तान टीम को, ये तो अभी छोटी टीमें थी, आगे बड़ी टीम्स आ रही हैं, फिर सुपर 8 मरहला है, सख्त चैलेंज होगा, सारी बड़ी टीमें होंगी। तो पाकिस्तान को ये जो छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी हैं, इतनी बड़ी गलतियाँ नहीं हैं। वैसे ओवरऑल अगर देखें, पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर पाकिस्तान सुपर लीग का ऑक्शन भी जारी है, उस पर बात करते हैं। एक मरतबा फिर खुश आमदीद प्रोग्राम में। और पाकिस्तान सुपर लीग का जो ऑक्शन है वो भी आज जारी है, और अभी तक के जो सबसे महंगे तरीन प्लेयर गए हैं वो है नसीम शाह, जिनको रावलपिंडी ने ख़रीदा है 8 करोड़ 65 लाख में। फ़हीम अशरफ भी 8.5 करोड़ में फ़रोख्त हुए। इसके अलावा जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं, साहिबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में फ़रोख्त हुए। डैरल मिचेल
जो कि न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर है, 8 करोड़ में फ़रोख्त हुए। डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने दोबारा जो है वो शामिल कर लिया है अपनी टीम के अंदर। तो अभी तक तकरीबन 3-3, 4-4 प्लेयर्स जो हैं वो एक एक टीम ने पिक कर लिए हैं। अभी भी ड्राफ्ट में, ऑक्शन में जो है वो ऑक्शन का सिलसिला जारी है। लाहौर कलंदर्स का अगर हम स्क्वाड देखते हैं तो अभी तक का ये स्क्वाड बन चुका है। शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक हैं, सिकंदर रज़ा हैं, मोहम्मद नईम है, मुस्तफ़ीज़ुर रहमान है जिनको उन्होंने डायरेक्ट साइन किया था, हारिस रऊफ़ को इन्होंने वापस लिया है, हसीबुल्ला हैं, उबैद शाह हैं, फ़खर जमान है और उसामा मीर हैं इनकी टीम में। सो अभी तक कान भाई इम्प्रेसिव पिक आपको क्या लगी है? नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख में फ़रोख्त हुए हैं, लेकिन ये जो फ़ॉरेन प्लेयर्स हैं, फ़ॉरेन प्लेयर्स अभी ज़्यादा जो है वो पिक नहीं हो रहे हैं, ज़्यादातर लोकल पे जो है वो बात की जा रही है। ये कराची किंग्स का भी अगर हम स्क्वाड देखते हैं, हसन अली हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, खुशदिल शाह हैं, साद बेग हैं, मोइन अली हैं, डेविड वार्नर हैं और भी प्लेयर हैं। तो ये फ़ॉरेन जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा पिक होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लोकल ज़्यादा पिक हो रहे हैं। क्योंकि आपको लोकल कोर आपको स्ट्रॉन्ग करनी होती है, और ये जो ऑक्शन का खेल है पहली दफ़ा हो रहा है, तो खेलने के बाद लोगों को अंदाज़ा होगा कि इसमें क्या अच्छा। और जो ड्राफ्ट में कहते थे ना कि ड्राफ्ट शायद मसला है, ड्राफ्ट मसला नहीं है, ना ऑक्शन जो है सलूशन है। जो क्योंकि ड्राफ्ट में अगर आप बहुत बुरा भी करते थे उसके बावजूद आपका जो बुरा भी ना कैप्ड होता था, जिस तरह से बहुत अच्छा भी कैप्ड होता था, इसी तरह से आपकी वो जो फ्रेम थी वो बहुत छोटी रहती है। ऑक्शन अगर आपका बुरा जाए ना तो बहुत बुरा जाता है, जिस तरह से अगर आप अच्छा खेलें तो बहुत अच्छा जाएगा। तो अब जो बैंड है वो बहुत ज़्यादा खुल गया है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो जबकि टाइम उनको बड़ा कम मिला, लेकिन जो रावलपिंडी ने जो पिक्स की हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने नसीम को लिया है 8.65 करोड़ में, उसके बाद उन्होंने रिशाद को 3 में, तो उनके पास बॉलिंग वो भी आ गई, बांग्लादेश के मोहम्मद आमिर को उन्होंने पिक किया 5.4 में। डैरल मिचेल है उनके पास, वो जिनको 8.05 के अंदर वो लेके आए हैं। तो अगर देखा जाए तो उन्होंने कोर, उसके बाद उनके पास मोहम्मद रिजवान भी पहले से मौजूद हैं, उनको ड्राफ्ट में बैठे हुए, और जमान खान भी उनके पास हैं, इट मींस के कप्तान बन ठीक गए। है, वो मोस्ट प्रॉब्ली या जो भी है। तो जो उनका कोर जो उनका नज़र आ रहा है ना वो बड़ा, और उनकी मेथोडिकल, क्योंकि ऑक्शन का खेल ये है कि आप 1-2 पिक्स आइडिया नहीं कर सकते, जब इवेंचुअल जो शेप निकल के आएगी ना उससे आपको पता चलेगा। मिसाल के तौर पे ऑक्शन में जाने से पहले सारी खबर जो बनी हुई थी वो साइन की बनी हुई थी, किंग्समैन पहले ही साइन कर लिया उसने, कर लिया। हाँ। कितने में किया? 12.5। एक लिहाज से, और एक लिहाज से एक एंगल से अगर आप देखें तो कि उन्होंने मैदान मार लिया, मैदान मारा, ऑक्शन के टेबल के ऊपर खाली बैठे हुए। अभी तक उन्होंने सिर्फ एक पिक किया, जो भी मुझे जो नज़र आई है कि वो कौशल परेरा को वो 3.1 में उठा चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पिक के ऊपर या अपनी रिटेंशंस के ऊपर अपना पर्स इतना बर्न कर चुके हैं कि अब उनके पास ज़्यादा प्राइस वॉर में जाने की वो लोअर कैटेगरी का इंतजार कर रहे हैं। अब लोअर कैटेगरी कराची किंग्स ने बड़ी इंटरेस्टिंग पिक की है, प्रोग्राम के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। सलमान अली आगा को भी पिक किया उन्होंने तकरीबन 5.5 करोड़ में, और डेविड वार्नर को दोबारा शामिल किया उन्होंने। अब कैप्टन PSL 10 में डेविड वार्नर थे, सलमान अली आगा आपके नेशनल T20 कैप्टन है। सो इट मींस के कराची फिर सलमान अली आगा की तरफ जाएगी। लेकिन कराची किंग्स की जो पिक्स हैं उनकी जो ओवरऑल जो है वो इतनी मज़ेदार नज़र नहीं आ रही है। उसको कल मज़ीद या आने वाले हाँ, कल जब पूरे स्क्वाड हो जाएंगे उसके बाद सूरत हाल वाज़ी होगी कि ये जो पाकिस्तान सुपर लीग का पहली मरतबा ऑप्शन हुआ है सीज़न 11 में, इसमें किसने मैदान मारा है, सबसे अच्छी पिक्स किसकी थी, सबसे अच्छी फॉरेन पिक्स, सबसे अच्छी लोकल पिक्स किसकी थी। कल भी इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।